गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन। आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के कक्षा 8 के भारत में कंपनी राज्य का विस्तार का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। आइए सेकेंड पार्ट में देखते हैं क्या है। सबसे पहला है कि मराठों से संघर्ष, मुगल साम्राज्य की पतनावस्था। पतनावस्था मतलब मुगल साम्राज्य जब समाप्त होने लगा में मुगलों की केंद्रीय सत्ता थी निर्बल तथा प्रभावहीन हो चली थी। उधर मराठा संघ जिसमें नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़ और इंदौर के होलकर तथा ग्वालियर के सिंधिया मुख्य असरदार थे तथा जिनका प्रमुख पेशवा होता था। ये जो नागपुर के भोसले थे, बड़ौदा के गायकवाड़ थे, इंदौर के होलकर थे तथा ग्वालियर के सिंधिया, इनके मुख्य जो सरदार थे यानी मुख्य रूप से मालिक कह सकते हैं या मुख्य राजा कह सकते हैं, पेशवा होता था, ने उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया था। परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने जो भारत पर अधिकार करना चाहता था, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया, जिससे मराठा शक्ति बहुत क्षीण हो गई। ये पानीपत का तृतीय युद्ध है जो निर्णायक युद्ध हुआ। मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पुणे पर केंद्रित होने लगा और पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता है, पद पाने के लिए उनमें आपसी होड़ होने लगी। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि अंग्रेजों को मराठा सरदारों के आपसी कलह का लाभ उठाने का अवसर मिल गया। अंग्रेज ये चाहते थे कि मराठा सरदार आपस में कलह करें और इससे अंग्रेजों को फायदा हो। सन 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु के बाद उसका भाई रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, परंतु उसने पद की लालसा में अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करवा दिया। उसके इस कार्य से मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। उसकी सुरक्षा और शासन संचालन के लिए नाना फडणवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया। रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया और उसने अंग्रेजों से सहायता मांगी। वे इसके लिए ही तैयार बैठे थे। अंग्रेज तो चाहते थे कि पेशवाओं की तरफ से कोई हमारे तरफ आए। अंग्रेजों और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध 1775 ईस्वी से 82 ईस्वी का जो 7 वर्षों तक चला, किंतु नाना फडणवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों को अधिक सफलता न मिल सकी। अंत में सालबाई नामक स्थान पर सन 1782 ईस्वी में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। इसके अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। सन 1800 ईस्वी में फडणवीस की मृत्यु हो गई और मराठों पर आपसी संघर्ष के बादल मंडराने लगे। मराठों ने वेलेजली की सहायक संघ से अपने को दूर रखा था, किंतु नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया, होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेनाओं को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों की शरण ली। अंग्रेजों ने सहर्ष पेशवा की सहायता करना स्वीकार किया। सहायता देने के पूर्व अंग्रेजों ने उसे सहायक संघ स्वीकार करने को बाध्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया। परंतु भोसले तथा सिंधिया को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने लॉर्ड वेलेजली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध 1803 ईस्वी की घोषणा कर दी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। अंग्रेजों ने उन्हें अपमानजनक संधियां करने के लिए विवश कर दिया। सिंधिया को अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जन गांव की संधि तथा भोसले को अंग्रेजों के साथ देवगांव की संधि करनी पड़ी। संधि के तहत दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य का काफी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और उन्होंने अपने अपने राज्यों में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। इसमें हमारे पेशवाओं की ही मूलतः ज्यादा क्षति हुई, जैसे अंग्रेजों को ज्यादा से ज्यादा काफी हिस्सा देना पड़ा और अंग्रेज रेजिडेंट रखना पड़ा और उसका खर्च जो है पेशवाओं को
करना पड़ा। इसके पश्चात कंपनी ने होलकर के विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध 1804 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक छेड़ दिया, जिसमें अंग्रेज सफल रहे। दोनों के बीच राजपुर घाट 1806 ईस्वी की संधि हो गई। यद्यपि मराठों की शक्ति कमजोर हो गई थी, फिर भी वे अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाने को तैयार थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने पूना स्थित अंग्रेज रेजिडेंट तथा नागपुर स्थित रेजिडेंसी पर आक्रमण कर दिया। यह मराठों एवं अंग्रेजों के बीच का अंतिम युद्ध था, जो चतुर्थ मराठा युद्ध 1817 ईस्वी नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मराठों की सम्मिलित सेना अंग्रेजी सेना से हार गई। सारे मराठे एक होकर के अंग्रेजों से लड़े, फिर भी मराठे सम्मिलित सेना अंग्रेजों की सेना से हार गई। सिंधिया और होलकर के अधीन राजपूताना राज्य अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए। जो राज्य पूर्णतः अंग्रेजी शासन के अंतर्गत नहीं थे, वे भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके नियंत्रण में थे। बाजीराव द्वितीय का पूना प्रदेश अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को स्वीकार कर दिया। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर कानपुर के निकट बिठूर में भेज दिया। 8 लाख कितने वार्षिक पेंशन पे? 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पे बिठूर पे भेज दिया। डलहौजी की विलय नीति। अब आइए देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी की जो विलय नीति है या राज्य हड़पने की नीति है वो क्या थी। सहायक संधि नीति द्वारा जिस तरह बेलेजली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भी राज्यों को हड़पने की एक नई नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत उसने यह नियम घोषित किया कि भारत के जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र न हो, जिन राजाओं को कोई पुत्र न हो, वे अंग्रेजी की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते हैं। अंग्रेजों के बिना वो किसी को गोद नहीं ले सकते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार प्रत्येक संतानहीन व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार प्राप्त है, किंतु डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य के अधीन किसी संतानहीन भारतीय नरेश को गोद लेने का अधिकार निषेध कर दिया। निषेध मतलब बंद कर दिया। इस नीति के अंतर्गत उन्होंने सबसे पहले किसको मिलाया? सबसे पहले सतारा, नागपुर, उदयपुर, जयपुर, बघाट, संबलपुर तथा झांसी के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन तथा उपाधियों से भी वंचित कर दिया जाए। जो भारतीय नरेशों को पेंशन और उपाधि दी जाती थी वह भी उन्होंने छीन लिया। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के राजा तथा नाना साहब की पेंशन और उपाधियां समाप्त कर दी गई। आइए दी गई तालिका में अन्य भारतीय शासकों के साथ अंग्रेजों से हुए युद्धों तथा उसके परिणामों के बारे में जाने। यहां एक चार्ट के माध्यम से दिया गया है। अंग्रेजों का अवध, बनारस, रोहेलखंड तथा पिंडारियों से युद्ध। युद्ध एवं वर्ष किनके बीच युद्ध विलय के कारण, परिणाम, संधि और प्रस्ताव। सबसे पहले आप देखते हैं कि अवध 1856 ईस्वी में यह युद्ध होता है लॉर्ड डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह के बीच। लॉर्ड डलहौजी और नवाब वाजिद अली शाह के बीच। नवाब युद्ध का कारण क्या होता है? नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन एवं अकर्मण्यता का आरोप। परिणाम क्या होता है? अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है या मिला लिया गया। संधि होती है, एक प्रस्ताव होता है, उसमें संधि रखी जाती है। फैजाबाद संधि के नाम से है। अंग्रेजों को 22.5 लाख रुपए कर के रूप में। नवाब कलकत्ता में नजरबंद। जीवन निर्वाह के लिए 12 लाख सालाना पेंशन दी गई। अब आइए देखते हैं कि रोहेलखंड 1773 ईस्वी में ये युद्ध जो है वारेन हेस्टिंग्स तथा रोहेल सरदार हाफिज रहमत खां के बीच होता है। रोहेला सरदार द्वारा अवध के नवाब को 40 लाख रुपए देने से मना कर देना। कारण, इसका युद्ध का कारण बताया जाता है। हाफिज रहमत खां मारे गए। रोहेलखंड के अधिकांश भाग को अवध राज्य में मिलाना, शेष भाग पर रामपुर की रियासत स्थापित होना। अब आइए बनारस देखते हैं। बनारस का युद्ध जो है 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स तथा राजा चेत सिंह के बीच में होता है। अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद संधि को तोड़ना तथा अधिक धन, घुड़सवार तथा बंदूकची की मांग मना करने पर चेत सिंह को
50 लाख रुपए का जुर्माना। दोनों के बीच संघर्ष हुआ। हेस्टिंग्स द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। चेत सिंह के भतीजे को राजा बनाया गया। 22.5 लाख रुपए के वार्षिक कर को बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। अब अंतिम है पिंडारियों से युद्ध। लूट मार करने वाले लोग, जो पिंडारी थे वो लूट मार करने वाले थे। 1816 से 1818 ईस्वी तक यह युद्ध चला। लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा पिंडारी के अमीर खां करीम खां, वासिल मोहम्मद तथा चीतू के बीच जो युद्ध हुआ, पिंडारियों के छापामार युद्ध से परेशान होकर के, कारण युद्ध का था पिंडारियों की छापामार युद्ध से परेशान होकर के। परिणाम क्या हुआ? बहुत से पिंडारी मारे गए और संधि क्या हुई? अमीर खान ने अंग्रेजों की शरण ली, उसे टोंक की जागीर प्रदान कर दी। करीम खान ने भी अंग्रेजों की शरण ली, उसे गोरखपुर जिले में गौस की जागीर मिली। गोरखपुर जिले में गौस की जागीर मिली। अंग्रेजों का नेपाल तथा बर्मा म्यांमार से युद्ध, इसका क्या परिणाम हुआ और युद्ध कब हुआ? युद्ध एवं वर्ष। नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी तक हुआ और किन के बीच हुआ? लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा गोरखा लॉर्ड हेस्टिंग्स। युद्ध का कारण क्या था? सन 1814 ईस्वी में गोरखों द्वारा अंग्रेजों के अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज और बुटवल क्षेत्रों पर अधिकार। परिणाम क्या हुआ? अंत में गोरखे पराजित हुए। संधि क्या है? 1816 ईस्वी में सिगौली की संधि। अंग्रेजों को कुमायूं, गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय पर्वत का तराई क्षेत्रों का मिलना, गोरखों द्वारा सिक्किम पर अधिकार छोड़ना, नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहने लगा। अब बर्मा का प्रथम युद्ध 1824 ईस्वी से 1826 ईस्वी तक किन के बीच हुआ? लॉर्ड एम्सहर्स्ट तथा वर्मा द्वारा अंग्रेजों से चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र की मांग। युद्ध का कारण यह था और परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों की यंगून पर अधिकार। 1826 ईस्वी में यांडबू की संधि, अंग्रेजों को अराकान तथा तना सरीम के प्रदेश प्राप्त हुए। मणिपुर को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। बर्मा और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक समझौता। अब आइए देखते हैं बर्मा का द्वितीय युद्ध 1852 ईस्वी में। लॉर्ड डलहौजी तथा बर्मा। अंग्रेज व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन, बर्मा पराजित हुआ। मर्तमान और यंगून पर अंग्रेजों का अधिकार। बर्मा का समूचा दक्षिणी भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। अब अंग्रेजों का अफगान, सिंध तथा सिखों से युद्ध, इसके क्या परिणाम हुए? किसके बीच हुए? उसका परिणाम क्या हुआ? देखिए, अफगान युद्ध 1838 ईस्वी से लेकर के 1842 ईस्वी तक लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगान युद्ध का कारण अंग्रेजों को रूसी आक्रमण का भय, क्योंकि रूस एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों को भारी क्षति हुई। संधि शाह सुजा, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। इसमें शाह सुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाना तय हुआ। सिंध युद्ध 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो तथा सिंध के शासक के बीच हुआ। कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिलाने पर सिंध के अमीर पराजित हुए। सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। प्रथम सिख युद्ध 1845 ईस्वी से 1846 ईस्वी तक लॉर्ड हॉर्डिंग तथा सिख सेना ने सतलज नदी पार करके अंग्रेजी राज्य पर आक्रमण किया। सिख सेना पराजित हुई। पंजाब के कुछ विश्वासघाती सेना नायक अंग्रेजों से जा मिले थे। लाहौर में संधि 1846 ईस्वी में करनी पड़ी। जालंधर तथा सतलज और ब्यास नदियों को द्वाब राज्य में मिला लिया गया। युद्ध के हर्जाने के रूप में सिखों को 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ा। इस धनराशि को न दे पाने के कारण पंजाब राज्य का जम्मू कश्मीर भाग गुलाब सिंह को बेचना पड़ा। द्वितीय सिख युद्ध 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी तथा सिख, अंग्रेजों द्वारा सिखों के मुल्तान दुर्ग पर अधिकार। सिख सेना अंग्रेजों से पराजित हुई। अंग्रेजों का 1849 ईस्वी में पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया। अब यहां हम देखते हैं कि अंग्रेजों की सफलता के कारण क्यों अंग्रेज सफल हुए, भारतीय सफल नहीं हुए, क्यों पेशवाओं की हार हुई। ये सारी समस्याएं हमारे
मन में आती हैं और हम ये देखते हैं कि अंग्रेज कैसे सफल हुए। आइए जाने, भारत में अंग्रेजों की सफलता में अनेक कारक सिद्ध हुए। भारत में अंग्रेजों की विलय बंगाल से प्रारंभ हुई। बंगाल एक अत्यंत उपजाऊ भूभाग था। वहां शासन स्थापित हो जाने से उन्हें राजस्व का लाभ तो मिला ही, साथ ही उनका व्यापार भी बढ़ा। इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। यानी जो प्रदेश सबसे उपजाऊ था, जो भूभाग, उसको अंग्रेजों ने सबसे पहले कब्जा कर लिया। ये देखिए जहाजी बेड़ा दिखाया गया है, आपको चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है। अंग्रेजों की सैन्य शक्ति बहुत उन्नत थी। हमारे भारतीय सैन्य शक्ति से कई गुना उनकी उन्नत थी। उनके सैनिक अपेक्षाकृत अधिक कुशल एवं प्रशिक्षित थे, ट्रेंड थे, मतलब अच्छी उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। उनके पास शस्त्र न केवल प्रचुर मात्रा में थे, बल्कि वे उच्च तकनीक पर आधारित थे। उनके जो हथियार थे वो उच्च तकनीकी यानी अच्छे मतलब बने हुए थे, जिसका प्रयोग होकर के हमारे भारतीय राजाओं को पराजित करते गए। उनके पास जहाजी बेड़ा था, लेकिन भारतीयों के पास इसका अभाव था। ये जहाजी बेड़े इंग्लैंड से आते रहते थे, इस कारण उनके पास रसद एवं सैनिकों का कभी भी अभाव नहीं रहता था। अंग्रेज अधिकारी कूटनीति का सहारा लेकर के भारत में शासन करते रहे। जैसे बेलेजली की सहायक सन नीति व डलहौजी की विलय नीति, उन्होंने फूट डालो और राज करो की कूटनीति भी मनवाई। भारत में एक कुशल नेतृत्व का अभाव था, राजा आपस में लड़ते रहते थे। कोई एक जो कुशल नेतृत्व लीडरशिप जो है वो नहीं कर पाया। एक सेना नायक अच्छा, एक सेनापति या एक अच्छा राजा, इसलिए जो है भारतीय राजाओं की हार हुई। दो शासकों में जब कभी कोई संघर्ष या विवाद होता है तो वे एक पक्ष की सहायता करके दूसरे को पराजित करते थे और उचित अवसर आने पर अपने पक्ष वाले शासक के भी विरुद्ध हो जाया करते थे। देखिए इसमें दो शब्दावली दिया है। जैसे पिंडारी का अर्थ क्या है? यह लुटेरों का एक दल जिसमें हिंदू एवं मुसलमान दोनों शामिल थे। ये एक लुटेरों का, किसी को भी लूटते थे। और रेजिडेंट सहायक सन स्वीकार करने वाले देशी राज्यों को के दरबार में रहने वाला ब्रिटिश सैन्य अधिकारी। अब इस पार्ट को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। गुड बाय।